ओके, आज हमारा टैक्सेशन का डे 2 होगा। लास्ट क्लास मैंने जो पढ़ाया था एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ, फिर अपने कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले बोला था टैक्स का जो आपका चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में जरूरी नहीं है कि जो आपके सिलेबस में दिया है वही इंट्रोडक्शन का पार्ट है। इंट्रोडक्शन में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। जैसे मैंने आपको कुछ लैटिन वर्ड सिखाया था, टैक्सो सिखाया था ना, वो आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में है ही नहीं, आपके सिलेबस में है ही नहीं। तो इट डजंट मीन कि जो इंट्रोडक्शन आपके सिलेबस में है वही इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है। इंट्रोडक्शन का सिंपल मतलब होता है पूरा बेस जान लेना, पूरा बेस जान लेना। एक लगा देना, बोला रिफ्लेक्ट नहीं होगा। हाँ, एक लगा देना, ठीक है। थोड़ा सा ओपन कर देना। हाँ, बस बस बस, ठीक है। देखिए, हम लोग पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 करके ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े थे। एक बार मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ। जो हमारा पॉइंट 1 था वो ये बोल रहा है कि टैक्स वर्ड डिराइव किया गया था लैटिन वर्ड में अपने टैक्स को क्या बोलते थे, टैक्सो। और टैक्सो का मतलब होता है रेट। टैक्सो मतलब क्या होता है, रेट। और वैसे भी हम लोग बोलते हैं कि यार 10% टैक्स देना पड़ रहा है, 12% जीएसटी देना पड़ रहा है, 18%। तो परसेंटेज क्या, रेट ही तो है। ये जो टैक्सो वर्ड है, टैक्सो का मतलब क्या होता है, रेट, ठीक है। टैक्स कौन पे करता है, पर्सन पे करता है या एसएससी पे करता है? एसएससी पे करता है। मैंने एक बिगेस्ट डिफरेंस बताया था कि एसएससी वो होता है जिसकी लायबिलिटी बनती है टैक्स पे करने की। क्या सारे के सारे पर्सन्स की लायबिलिटी है टैक्स पे करने की? आपकी लायबिलिटी है क्या टैक्स पे करने की? नहीं। आपकी अभी इनकम नहीं है तो आपकी लायबिलिटी भी नहीं है। टैक्स वही पे करता है जिनकी इनकम होती है, और वो इनकम एक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर होनी चाहिए। जैसे अगर 2.5 लाख रुपए तक की इनकम है, 2,50,000 रुपए तक की अगर आपकी इनकम है, तो आप एग्जम्पशन लिमिट में आते हैं, आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। आप अभी भी पर्सन हो। अगर आपकी इनकम अप टू 2,50,000 है तो आप अभी भी क्या हो, पर्सन हो। जैसे ही आपकी इनकम मोर देन 2,50,000 होगी, अब आप पर्सन नहीं है। पर्सन के साथ साथ आप क्या हो गए, एसएससी हो गए। मतलब अब आपकी लायबिलिटी बनती है कि आप टैक्स पे करो। फिर भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रिबेट निकाला है, डिस्काउंट निकाला है, 87A। अगर आपकी इनकम अप टू 5 लाख है तो स्टार्टिंग जीरो से 2,50,000 पे नो टैक्स। नेक्स्ट 2,50,000 पर आपका टैक्स बनता है, बट वो टैक्स छूट जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा। बिकॉज ऑफ डिडक्शन है हमारा 87A, रिबेट बोलते हैं उसको, 87A। मतलब अगर मैं सिंपली बोलूं, 5 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स नहीं देना है, ठीक है। 2.5 लाख रुपए, ढाई लाख तो एग्जेम्प्ट हो गया। नेक्स्ट 2.5 लाख पर टैक्स बनता है पर गवर्नमेंट नहीं लेगी। पर अगर आपकी इनकम 3 लाख है तो 2.5 लाख तक, जीरो से 2.5 लाख नो टैक्स। तो 3 लाख में से 2.5 लाख माइनस हो गया, अब कितना बचा, 50,000। उस 50,000 पे टैक्स बनता है पर गवर्नमेंट लेगी नहीं। टैक्स बनता है, लायबिलिटी भी बनती है, पर गवर्नमेंट बोलती है छोड़ दो, नहीं चाहिए टैक्स आपसे। मतलब गवर्नमेंट अपने तरफ से माफ कर रही है आपको। पर टैक्स बनता है कि नहीं, टैक्स बनता है, बनता है। तो अगर आपकी इनकम जैसे ही 2.5 लाख के ऊपर जाएगी, अब आप पर्सन नहीं हो, आप क्या हो गए, एसएससी हो गए। तो एसएससी का सिंपल मतलब होता है जो टैक्स, एसएससी का सिंपल मतलब होता है जो टैक्स पे करने की लायबिलिटी है। जो टैक्स पे करते हैं उनको बोलते हैं एसएससी। अच्छा, टैक्स लॉसेस पे होते हैं या इनकम पे होते हैं? टैक्स लॉसेस पे होते हैं या इनकम पे होते हैं? इनकम पे होता है। टैक्स लॉसेस होता है या इनकम, इनकम पे होता है, ठीक है। टैक्स हमारा इनकम पे होता है, इसलिए इसका नाम ही है इनकम टैक्स। कभी सुना होगा लॉस टैक्स? नहीं, इनकम टैक्स। इनकम होगी तभी टैक्स होगा, इनकम होगी तभी टैक्स होगा, इनकम नहीं होगी तो टैक्स नहीं होगा, सिंपल, ठीक है। गवर्नमेंट टैक्स क्यों चार्ज करती है? बिकॉज ऑफ कॉमन वेलफेयर, सोसाइटी का जो कॉमन वेलफेयर है उसके लिए। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत सारे सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज कर रही है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कोर्ट है, पुलिस है, आर्मी है, देश की सुरक्षा के लिए, ठीक है। और भी मार्केट्स, आप जो भी मार्केट्स है ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है, न जाने गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है सोसाइटी के लिए। तो ये जितने भी एक्टिविटीज है इनको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट चाहिए पैसा। गवर्नमेंट वो पैसा कहां से लेगी, आपसे ही लेगी। अब आप में से जो टैक्स पे करने का क्षमता रखते हैं उनसे ही लेगी। क्या गरीबों से टैक्स ले रही है? नहीं ले रही है। आया समझ? अमीरों से टैक्स ले रही है और वही पैसा गरीबों पर या मिडिल क्लास फैमिली पर वो कर रही है। हमारे यहाँ पे जो टैक्स सिस्टम है ना, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, है ना। हमारे यहाँ पे जो टैक्स सिस्टम है वो क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम का मतलब जिसकी जैसी इनकम वैसे उसका टैक्स,
ठीक है। अगर आपकी इनकम 5 लाख है तो आपकी टैक्स 5 लाख हिसाब से होगा। अगर आपकी इनकम 10 लाख है तो आपका टैक्स भी 10 लाख। अगर आपकी इनकम करोड़ों है तो आपकी टैक्स भी करोड़ों के हिसाब से लगेगा। आप अरबपति हैं तो आपको टैक्स भी अरबपति के हिसाब से लगेगा। मतलब जिसकी जैसा लेवल है, जैसा जिसका औकात है, उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप पैसा कम कमाते हो टैक्स कम देना पड़ेगा, पैसा ज्यादा कमाते हो तो टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। आप बताओ, आम आदमी और अंबानी क्या बराबर टैक्स पे करते हैं? नहीं। अंबानी की जो औकात है उसके हिसाब से टैक्स पे करते हैं, हमारा आपका जो औकात है अपने हिसाब से हम टैक्स पे करते हैं। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। तो इंडिया में जो टैक्स सिस्टम है उसका नेचर क्या है? प्रोग्रेसिव। क्या है? प्रोग्रेसिव। ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड बोलो, क्लियर है ना? टैक्स आर लिविड बाय द गवर्नमेंट, मतलब चार्ज बाय द गवर्नमेंट टू मीट द कॉमन वेलफेयर एक्सपेंडिचर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है। सोर्स ऑफ लॉ क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सारे लॉ कहां से निकले हैं? देश के कॉन्स्टिट्यूशन निकले हैं। ठीक है। फिर मैंने आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का शेड्यूल 7 पढ़ाया था, जिसमें आर्टिकल 246 और आर्टिकल 265 का इन्वॉल्वमेंट है। आर्टिकल 246 और 265 का इन्वॉल्वमेंट किस पर है? शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। शेड्यूल 7 ये बोलता है ना कि हमारे यहाँ पे 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जितने भी मैटर्स आएंगे उन पर कानून बनाने का अधिकार है पार्लियामेंट का। स्टेट लिस्ट में जितने भी मैटर्स है उन पर कानून बनाने का अधिकार है स्टेट लेजिस्लेचर का। ठीक है। और कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी मैटर है उन पर कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर। आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री नंबर 82 देखिए, रेड कलर में मैंने लिखा है एंट्री नंबर 82। एंट्री नंबर 82 बताता है कि हमारे यहाँ पे जो भी टैक्स चार्ज किया जाएगा, जो भी इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा, वो कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट। कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट। एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर टैक्स कौन डिसाइड करता है? स्टेट डिसाइड करता है। उसकी एंट्री नंबर कितनी है? 46। ठीक है। अब कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ का पूरा स्ट्रक्चर क्या है? कंपोनेंट बोल दो या स्ट्रक्चर्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट है 1961। जैसे आपने कंपनी एक्ट 2013 पढ़ा है, ऐसे ही इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है। इसी एक्ट के दौरान या इसी एक्ट के कारण हमें टैक्स देना पड़ता है। अगर ये एक्ट नहीं होता तो हमें टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है। तो हमारे यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट है, जिसको अपने प्रिंसिपल लॉ बोलते हैं, मेन लॉ बोलते हैं। ठीक है। प्लस इनकम टैक्स रूल है 1962। ठीक है। जो हमें प्रोसीजर बताता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ रूल का क्या बताया, देखो। आप आगे चल के पढ़ोगे ना ग्रेचुटी के बारे में। आप एक वर्ड है ग्रेचुटी, सैलरी का पार्ट होता है, आप आगे चल के पढ़ोगे। इनकम टैक्स एक्ट में ना बस 4 लाइन लिखा है, ग्रेचुटी के बारे में 4 लाइन लिखा है, और कुछ समझ में नहीं आएगा वो 4 लाइन कि ग्रेचुटी चार्ज करेंगे तो कितना चार्ज होगा, कैसे चार्ज होगा, कुछ नहीं पता है। अपने को ना रूल पढ़ना पड़ता है। रूल आपका जो ग्रेचुटी का रूल है ना वो 8 पेज का है। प्रोविजन में दिया 4 लाइन और रूल में दिया है 8 पेज। तो रूल हमेशा प्रोसेस की बात करता है। जैसे आपने जैसे आपने पढ़ा होगा कंपनी एक्ट में पढ़ा होगा कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन पढ़ा होगा। तो वहां पे क्या लिखा होगा? प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी पेड अप कैपिटल शेयर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, यही लिखा हुआ। अब रूल पढ़ो जाकर। रूल में लिखा है कि मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर प्राइवेट कंपनी इज नील, ये रूल में लिखा हुआ। तो एक्ट के साथ साथ क्या होता है? रूल होता है। तो एक्ट है 1961, रूल क्या है? 1962। ठीक है। हमारे यहाँ पे एक फाइनेंस एक्ट है जिसको अपने बजट एक्ट बोलते हैं। हर साल बजट बनता है इसी एक्ट के दौरान। जैसे अभी 2023-24 का बजट था तो फाइनेंस एक्ट 23-24। जिस साल बजट निकलेगा उस साल नया एक्ट बनेगा जिसका नाम होगा फाइनेंस एक्ट। तो जो भी बजट पास होता है वो एक्ट के हिसाब से पास होता है। आया समझ? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर वो एक्ट नहीं होता तो कोई मानता क्या उसको? आप बताओ, अगर बजट एक कानून नहीं होता, बजट अगर एक लॉ नहीं होता, क्या कोई फॉलो करता? नहीं। तो बजट जो पास होता है वो फाइनेंस एक्ट के नाम पे पास होता है, इसलिए लोग फॉलो करते हैं। अगर वो एक्ट नहीं होता तो लोग बोलते क्यों फॉलो करें? तो जो बजट पास होता वो एक्ट के दौरान पास होता, उस एक्ट का नाम होता फाइनेंस एक्ट। तो जिस साल जो बजट पास होगा वो ईयर होगा एक्ट का। ठीक है। फिर आपका हो जाएगा सर्कुलर या नोटिफिकेशन। टैक्स में जो भी चेंजेस आता है वो या तो उसको सर्कुलर बोलते हैं या नोटिफिकेशन बोलते हैं। ये सर्कुलर या नोटिफिकेशन कहाँ पे आता है? हमारे गवर्नमेंट के पास एक वेबसाइट है www.egazette.nic.in। इसको ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया बोलते हैं, भारत का राज्य पत्र। यहीं पे सारे कानून आते हैं।
टैक्स में कोई भी चेंजेस आएगा तो इसका नोटिफिकेशन भी इसी वेबसाइट पर आएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आ जाएगा, मान लिया जाएगा कि आपको पता है। आप बोल रहे हो सर हमको नहीं पता, गवर्नमेंट बोलेगी हम जानते हैं तुमको नहीं पता, फिर भी मान लेंगे तुमको पता है। इसको बोलते हैं डीम्ड अप्रूवल। तो इस वेबसाइट पर जितने भी कानून नोटिफाई किए गए हैं, आपको पता रहे या आपको पता ना रहे, मान लिया जाएगा आपको पता है। तो आप एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते कि हमको नहीं पता। ठीक है। एक है आपका कोर्ट डिसीजन। आए दिन कोर्ट में नए नए डिसीजंस आते हैं, इसको बोलते हैं केस लॉ। आया समझ? तो टैक्स से रिलेटेड बहुत सारे पेंडिंग केसेस पड़े रहते हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, कहीं पर। तो जो जजमेंट आता है ना, तो वो जजमेंट भी, उस जजमेंट के से भी बहुत बेनिफिट मिलता है लोगों को। जैसे मान लो मेरा एक केस लॉ चल रहा है, ठीक है, मेरा एक केस चल रहा है टैक्स का। अब मैं भी कंफ्यूज हूँ, कंपनी भी कंफ्यूज है, और मेरा जो लॉयर है, सीए, सब कंफ्यूज है। हमें समझ में नहीं आ रहा टैक्स देना या टैक्स नहीं देना। अब कोर्ट डिसाइड करता है कि ऐसा मामला होगा तो टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा मामला नहीं होगा तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो वो जो कोर्ट का डिसीजंस होते हैं ना, वो डिसीजन पढ़ करके भी क्लेरिफाई होता है कि किस मामले में टैक्स देना और किस मामले में टैक्स नहीं देना। तो कोर्ट का जो डिसीजन आता है, अपने उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। जो कोर्ट डिसीजन लेती है उसको क्या बोलते हैं? इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। ठीक है, क्लियर हुआ लास्ट क्लास में? अब हम लोग पढ़े थे असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, यही ना? प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है? जिस जिस ईयर आप पैसा अर्न करते हो और साथ ही साथ आप टैक्स भी पे करते हो। मैंने एक डिफरेंस बताया था ना कि मैक्सिमम टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में आप टैक्स नहीं पे करते हो। लोग क्या पढ़ा रहे हैं मार्केट में कि प्रीवियस ईयर में आप पैसा अर्न करते हो और असेसमेंट ईयर में आप टैक्स पे करते हो। ठीक है, हम किसी का बुराई नहीं करें, रिस्पेक्ट सबके लिए बराबर है, पर जो फैक्ट है, जो सही नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ। क्या होता है ना, एक एडवांस टैक्स बोल के कॉन्सेप्ट है और एक टीडीएस बोल के कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं एडवांस टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टीडीएस की बात कर रहा हूँ। कल को तुम्हारी जॉब होगी, आप देख लेना, अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपया है तो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया नहीं आएगा, उसमें से पीएफ का पैसा कटेगा, है ना? अगर आपने कुछ ईएमआई वगैरह करवाया है तो वो कटेगा आपके अकाउंट से, और साथ ही साथ आपका टीडीएस वगैरह कटेगा। तो जो टीडीएस है उसको क्या बोलते हैं? टैक्स डिडक्टिंग एट अ सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट अ सोर्स, तो टैक्स ही तो हुआ। तो अगर मेरी, मान लो मेरी जनवरी मंथ की सैलरी आई, तो जनवरी मंथ में जो भी मेरी इनकम थी उसका टैक्स तो जनवरी में कट गया। आया बस सामने? तो प्रीवियस ईयर का सिंपल अगर डेफिनेशन समझाऊं, तो जिस साल आप पैसा अर्न करते हो वो भी प्रीवियस ईयर है, और साथ ही साथ पैसा अर्न किया, आपने टैक्स भी दिया, वो भी प्रीवियस ईयर है। तो सर असेसमेंट ईयर में क्या होता है? असेसमेंट ईयर में हम लोग वैल्यूएशन करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि जो हमने टैक्स पे किया वो सही है या गलत है। अगर ज्यादा पे कर दिया तो रिफंड आ जाएगा, कम पे कर दिया तो पेनाल्टी के साथ हमें और टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको पता है, अगर सपोज सपोज मैंने एडवांस टैक्स पे किया 1 CR, 1 करोड़, और मेरा असेसमेंट जब मैंने असेसमेंट किया तो मेरा टैक्स आया 10 करोड़, तो 9 करोड़ का डिफरेंस आ गया। तो गवर्नमेंट ना पहले आपसे पूछेगी, सो कॉज नोटिस बोलता है कि ऐसा क्या कारण था जो आपने इतना कम इनकम दिखाया। तो आपसे पूछेगी, पहले रीजन बताएगी। अगर आपका रीजन वैलिड रहेगा तो गवर्नमेंट कुछ करने वाली नहीं है। अगर रीजन आपका वैलिड नहीं है तो डिमांड नोटिस आती है, और सबसे खतरनाक नोटिस होती है डिमांड नोटिस। टैक्स में सबसे खतरनाक होती है डिमांड नोटिस। और डिमांड नोटिस में ना टैक्स अथॉरिटी बोलता है कि 9 करोड़ तो देना ही है, एक्स्ट्रा 20 करोड़ का डिमांड हम कर रहे हैं। है वहां सुने? ये सबसे खतरनाक नोटिस होता है, डिमांड नोटिस। तो ये सब बड़ा सोच समझ के करना पड़ता है, मतलब क्या बताऊं, उलझा है। और इनका जो इंडिया पोस्ट है ना, ये जो टैक्स का जितना नोटिस आता है, किससे आता है? इंडिया पोस्ट आता है। ये सब मिले हुए हैं। आपको टैक्स पे, मान लो डिमांड नोटिस आया कि आपको जनवरी में टैक्स पे करना है, तो आपको नोटिस ही इंडिया पोस्ट वाले फरवरी में देते हैं। आपको जनवरी में पे करना था, आपके घर में नोटिस कब आया? फरवरी में आया। और लिखा रहा कि स्पीड पोस्ट, माथा चकरा जाएगा। स्पीड पोस्ट और 1 महीना लेट। पूछने जाओगे इंडियन गवर्नमेंट के पास तो क्या बोलेगा? इनसे पूछो, इनसे पूछो, उनसे पूछो, पूछते रह जाओगे, पता चला आपका और लेट हो गया। तो ये तो गवर्नमेंट, इंडिया पोस्ट वाले और टैक्स अथॉरिटी ऐसे मिले रहते हैं कि टाइम पे नोटिस भी नहीं देंगे। जो इसके चक्कर में फंस गया, एक बार उनसे पूछो, उनकी हालत खराब हो जाती है। आया वो सबने? क्लियर हुआ? तो प्रीवियस ईयर सिंपली मान लेते हैं। अभी हमारा कौन सा ईयर चल रहा है? अरे 23-24। हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है? 23-24। 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2024 को हमारा ईयर खत्म हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा। इस दौरान 1 अप्रैल 2023 से लेकर के
31 मार्च 2024 के दौरान जो भी मैंने इनकम अर्न किया वो आएगा प्रीवियस ईयर में, और इसी दौरान मतलब 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के दौरान ही मुझे टैक्स पे करना है इन द नेम ऑफ टीडीएस, इन द नेम ऑफ एडवांस टैक्सेस। ठीक है, तो अब इस ये वाला एक बार ईयर देखो, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च, 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 के दौरान जो भी मैंने इनकम अर्न किया, इसको अपने क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर। और इसी के दौरान हमें क्या पे करना है, इसी के दौरान हमें टैक्स भी पे करना है। किसके नाम पे, किस नाम पे टैक्स पे करेंगे, एडवांस टैक्स या टीडीएस के नाम पे टैक्स पे करेंगे। अब जो नेक्स्ट ईयर आएगा वो 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होगा और खत्म कब होगा, 31 मार्च 2025। इस ईयर के दौरान हम टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारा जो 1 अप्रैल चालू होगा ना, अभी तो मार्च चल रहा है, 1 अप्रैल चालू होगा, तो 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 वाला जो ईयर होगा ये हमारे लिए असेसमेंट ईयर होगा। असेसमेंट ईयर का मतलब होता है एसेस करना, वैल्यूएशन निकालना, कैलकुलेशन करना। तो 2023-24 में आपने जो भी इनकम अर्न किया उसका असेसमेंट होगा 2024-25 में। तो 23-24 हो गया प्रीवियस ईयर और 24-25 हो गया आपका असेसमेंट ईयर। क्लियर हुआ? अगर आपको सिंपली समझा दूं, जो करंट फाइनेंशियल ईयर होता है उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। सिंपली अगर समझना है, करंट फाइनेंशियल ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर, और उसका जो नेक्स्ट आएगा असेसमेंट ईयर। तो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर क्या है, 23-24, तो ये 23-24 हमारे लिए क्या है, प्रीवियस ईयर। 23-24 में जो भी पैसा कमाया इसका कैलकुलेशन होगा 24-25 में, तो 24-25 को अपने बोलेंगे असेसमेंट। क्लियर हुआ? एक बार डिफरेंस मुझे लिखवाना था, मैं वो डिफरेंस लिखवा दूं। तो हेडिंग डालो, आज हमारा डे 2 है, ठीक है, टैक्स का डे 2 है। डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस ईयर। लाइव एट होम वाले स्टूडेंट, आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा आप तुरंत मेरे से क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। मैसेज मत करना, बिकॉज मैं मैसेज नहीं पढ़ पाऊंगा। आप ऐसे ओरली मेरे से पूछ लेना माइक को ओपन करके, ठीक है, आप ओरली पूछ लेना मेरे से। प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर हमारा क्या हो गया, 23-24। असेसमेंट ईयर क्या होगा, 24-25, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर in which income is earned, financial year in which income is earned। टैक्स में आपका जितना बेसिक स्ट्रांग रहेगा, पहले सुन लीजिए, टैक्स में कमांड कैसे लाना पड़ेगा आपको, जितना ज्यादा आपका बेसिक्स स्ट्रांग रहेगा उतना जल्दी आप कैच करोगे टैक्स को, वरना डेली में रह जाओगे इंटायर सिलेबस। समझ रहे हो मेरा बात? टैक्स मैंने पहले ही क्लास में बता दिया, टैक्स किसका पार्ट है, लॉ का पार्ट है। और लॉ में सिंपल रूल यही चलता है, बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं।
इसलिए बेसिक्स में टाइम लगेगा। आया समझ है? और आपको लग रहा है कि सर आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो एक बार मार्केट से बुक लाओ, पढ़ के देख लो, जो पढ़ा रहा हो सब आपके सिलेबस का पार्ट है। ये हो सकता है कि पहला चैप्टर ना सेकंड चैप्टर में हो, पर है आपके सिलेबस में, इसलिए शिद्दत से पढ़ो जो पढ़ा रहा हूं, ठीक है? फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्नड। नेक्स्ट लिखो फाइनेंशियल, इसमें लिखो असेसमेंट ईयर, लिखो फाइनेंशियल ईयर, एफ वाई लिख दो ना, फाइनेंशियल लिखो। इन विच टैक्स इज पेड या असेस्ड, टैक्स इज पेड या असेस्ड, असेस्ड, वेरी गुड, टैक्स इज असेस्ड या कैलकुलेट। जिस साल हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, मैं फिर से बता दे रहा हूं, असेसमेंट ईयर में टैक्स नहीं पे करते, असेसमेंट ईयर में हम लोग टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं। फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो असेसमेंट का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन ही होता है, ठीक है? पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, इन द प्रीवियस ईयर, in the previous year, in the previous year, payment of advance tax, payment of advance tax, payment of advance tax is estimated, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इज एस्टिमेटेड, ठीक है? एक बार प्रीवियस ईयर लिख लेते हैं, फिर उसके हिसाब से वहां पे डाल देंगे, ठीक है? नेक्स्ट लिखो, ऑल्सो, ऑल्सो टीडीएस, ऑल्सो टीडीएस इज डिडक्टेड, ऑल्सो टीडीएस इज डिडक्टेड इन मेनी केसेस, ठीक है? previous year may be less than, may be less than 12 year, previous year may be less than 12 year, may be less than 12 year, कंफ्यूजन मत होना, समझा रहा हूँ। मेरा क्लासेस कब स्टार्ट हुआ, मैंने, अगर सपोज मैंने अभी अभिषेक पांडे क्लासेस को कंपनी में कन्वर्ट नहीं किया, पर बहुत जल्दी कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है? एज्यूम कर लेता हूँ कि ये अभिषेक पांडे क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड बोल के कंपनी है, मैंने चालू किया 1 अप्रैल को, 1 मार्च को, तो मेरे लिए करंट फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, मेरे लिए करंट फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024। लेकिन मेरी कंपनी कब स्टार्ट हुई, 1 मार्च 2024। तो मेरे लिए प्रीवियस ईयर तो मेरे लिए करंट फाइनेंशियल ईयर 1 साल हुआ, और मेरे लिए प्रीवियस ईयर भी कितना हुआ, 1 महीना हुआ, सॉरी। तो 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च, यही तो मेरे लिए बचा है। तो मेरे लिए, मुझे 1 साल मिला क्या, मुझे 1 साल मिला क्या, मुझे तो 1 ही महीना मिला। नहीं समझ में आता, सपोज आपने एक कंपनी खोला जनवरी में, नया साल आया और आपने एक कंपनी खोला, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने ही तो आपको मिला। तो आपका फाइनेंशियल ईयर कितने महीने का हो गया, 3 महीने का होना चाहिए 12, पर आपने कंपनी तो लेट चालू किया, आपने एक कंपनी चालू किया अगस्त में, ठीक है? तो आपका फाइनेंशियल ईयर कब चालू हो रहा है, अप्रैल से। अरे 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर चालू होगा, पर कंपनी आपने कब खोला, अगस्त में। तो अगस्त से लेकर मार्च जोड़ो, कितना हो रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीना, और 3 इधर, 8 महीना, 8 ही महीना हुआ ना। तो प्रीवियस ईयर लेस देन 12 मंथ हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मेरी केस में देख लो ना, मैंने अपना कोचिंग सेंटर चालू किया 1 मार्च को, तो मेरे लिए तो 1 ही महीना हुआ फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि ये तो स्टार्ट हो गया था 1 अप्रैल से और चलेगा 31 मार्च 2024 तक। अब मैंने 1 मार्च 2024 को चालू किया, तो मेरे लिए तो 1 ही महीना बचा। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा कि प्रीवियस ईयर में बी लेस देन 12 मंथ, कि आपका प्रीवियस ईयर 12 मंथ से कम हो सकता है, बट असेसमेंट ईयर कभी भी
12 मंथ से कम नहीं होगा। असेसमेंट ईयर हमेशा 12 महीने का होता है। 12 मंथ होगा। हाँ गड़बड़ी हो गया मेरे से, 12 मंथ होगा। लेस देन 12 मंथ्स, ठीक है, ईयर नहीं होगा, मंथ्स होगा। अब 4 नंबर सामने लिखना, असेसमेंट ईयर is always assessment year is always 12 months. Is always, यहाँ पे 3 नंबर और यहाँ पे 2 नंबर में क्या लगा देना, नॉट नॉट लगा देना, बस सब में नॉट लगा देना, समझे ना, पूरा स्टेटमेंट लिखो और नॉट लगा दो। अरे इन द प्रीवियस ईयर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इज नॉट एस्टिमेटेड, है ना, ऑल्सो टीडीएस इज नॉट डिटेक्टेड, समझे ना, बस यही लगा दो। हो गया। अब इसको हल्का मत समझो, ये सीए इंटर में भी 4 नंबर का पूछा है, तो अगर सीए इंटर में 4 नंबर का पूछ लेगा तो बीकॉम क्या है, मेरा बात समझ रहा हूँ। तो जब सीए के एग्जामिनेशन में 4 नंबर का आ सकता है, तो आपके सिलेबस के लिए भी तो आ सकता है। तो याद करना कंपलसरी है। याद क्या करना, समझ गए ना, याद क्या करना इसमें, तो एक बार सिंपली बताना, प्रीवियस ईयर एक ऐसा ईयर होता है जिस साल हम इनकम अर्न करते हैं और साथ ही साथ टीडीएस एडवांस टैक्स पे करते हैं। सिंपली प्रीवियस ईयर में पैसा भी अर्न करते हैं और टैक्स भी करते हैं। फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर एक ऐसा ईयर होता है जहां पर टैक्स का असेसमेंट किया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है। उस साल हम कोई भी एडवांस टैक्स नहीं पे करते और और टीडीएस वगैरह पे नहीं करते, ठीक है। आपका प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम हो सकता है, पर आपका असेसमेंट ईयर 12 महीने से कम नहीं हो सकता, ऑलवेज 12 महीना। क्लियर हुआ। तो लास्ट क्लास का पूरा रिवीजन भी हो गया और हम लोग जो बोला था लिखवाने के लिए लिखवा भी दिया। आज का नया टॉपिक, आज का नया टॉपिक चालू करते हैं। एक नोट बोल के लिखिएगा, नोट बोल के लिखिएगा, टैक्स का जो मैट है, टैक्स का मैट में बनने में आपका 1 से 2 वीक लगेगा। उसके आपको इस वीक में, इस वीक में आपको 3 मैट मिल जाएगा, ठीक है, कॉस्ट का मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स का मिल जाएगा और ईडीबी का मिल जाएगा। नेक्स्ट अभी हाँ, एक्चुअली 11 तारीख को भाई का शादी है, पटना जाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, तो मैं 3-4 दिन के लिए बाहर रहूंगा, ठीक है। 9 तारीख को पढ़ा कर जाऊंगा आप लोग को। अभी इस वीक में डेली क्लास होगा, ठीक है, तो 9 को निकलूंगा, 10 पहुंचूंगा 11 शादी है, 12, 13, 14 हो सकता आ जाऊं, ठीक है। तो उसके बाद फिर टैक्स का बनाऊंगा। 9 तारीख के पहले आपको ये सब दे दूंगा, 3 मैट दे दूंगा। टैक्स में लेट क्यों हो रहा है, क्योंकि टैक्स में नया बुक कभी मार्केट में आया नहीं है, क्योंकि टैक्स में हमेशा चेंजेस आते रहता है, तो पुराना देखो कोई फायदा नहीं है। अगर कोई टीचर प्रोवाइड भी कर रहा है तो पुराना प्रोवाइड कर रहा है, आपको फिर लास्ट में लिखवाना ही पड़ेगा। आया समझ। तो अभी वैसे भी स्टार्टिंग का 1 महीना आपको जरूरत ही नहीं है, मैट का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, मैं खुद ही आपको समझ दूंगा, सब करूंगा। मैट का जो असली जरूरत पड़ेगा आफ्टर 1 मंथ। अभी आप आराम से क्लासेस करिए, कॉपी बना लीजिए, ठीक है, नोट बोल के लिखिएगा। बस ये नॉलेज के लिए लिखवा रहा हूं, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसमें जो टोटल सेक्शंस हैं, टोटल सेक्शंस हैं, नंबर 1, नंबर 2, जो टोटल चैप्टर्स हैं, और नंबर 3 जो शेड्यूल्स है। टोटल सेक्शंस आपके हैं 298। कितने सेक्शंस हैं, 298। चैप्टर्स कितने हैं, 23। और शेड्यूल्स कितने हैं, 14। इनकम टैक्स एक्ट 1961। अच्छा विजिबिलिटी है ना बराबर, ठीक है। टोटल सेक्शंस कितने हैं, 298। टोटल चैप्टर 23 और शेड्यूल्स कितने हैं, 14, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा,
मैं एक ओरली आपको समझा दे रहा हूँ, लिखवाऊंगा नहीं, ऐसे समझो। हमारे यहाँ पे ना जो टैक्स की अथॉरिटी है, इसको अपने एओ बोलते हैं। जो हमारे जो टैक्स वगैरह रेट पड़ता है, तो जो ऑफिसर्स आते हैं ना उनको एओ बोलते हैं। एओ मतलब असेसिंग ऑफिसर। अरे आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि रेड पड़ती है तो टैक्स डिपार्टमेंट के कुछ लोग आते हैं गाड़ी से, जैमर लगाते हैं, इंटरनेट वगैरह सब बंद हो जाता है। फिर जितना बड़ा आपका पेट होगा, औकात होगा, उसके हिसाब से टाइम लगेगा। पता चला 2-4 दिन तक दीवार खोद के सोना निकाल रहे, पैसा निकाल रहे, सब निकाल रहे। फिर बैठ करके कैलकुलेशन करते हैं, है ना, रातों दिन काम करते हैं, कैलकुलेशन करके आया सर, फिर आपको एक चार्ट लेकर आएंगे कि सर आपको इतना टैक्स पे करना है। तो वो जो अथॉरिटी होता है उसको बोलते हैं असेसिंग ऑफिसर बोलते हैं। आया बस आपने। तो टैक्स के जो अथॉरिटी है उनका नाम क्या है? असेसिंग ऑफिसर। पहली बात, टैक्स की अथॉरिटी एक डिपार्टमेंट में आती है जिसका नाम होता है टैक्स डिपार्टमेंट। टैक्स डिपार्टमेंट दो प्रकार का होता है, ये लिखवाऊंगा। जो हमारा टैक्स डिपार्टमेंट होता है वो दो प्रकार का होगा। ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का एक पार्ट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आता है टैक्स डिपार्टमेंट। मतलब वित्त, देश का जो वित्त मंत्रालय है ना, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट आता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आता है टैक्स डिपार्टमेंट। तो एमसीए है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। एमसीए के अंदर एक डिपार्टमेंट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर आता है हमारा टैक्स डिपार्टमेंट। आपने सुना होगा आईएएस ऑफिसर, पीसीएस, एक वो आईआरएस होते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। तो ये जो आईआरएस होते हैं ना, जो यूपीएससी क्रैक करके आईआरएस बनते हैं ना, उन वो टैक्स डिपार्टमेंट में उनका, जैसे आप आईएएस का एग्जाम निकालोगे तो आप कलेक्टर बनोगे या सेक्रेटरी बनोगे। आईपीएस, अगर आईपीएस का एग्जाम क्रैक करोगे यूपीएससी के थ्रू, तो आप क्या बनोगे? कमिश्नर बनोगे, पुलिस कमिश्नर बनोगे, डीआईजी बनोगे। अगर आप आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस के थ्रू अगर आप एग्जाम क्रैक करोगे, तो आपको टैक्स डिपार्टमेंट में बड़ा पोस्ट मिलता है। आया बात समझे? बड़ा सा। आप यहाँ पे जाकर देखना ना, ये अपना एस्प्लैनेड में जो इनकम टैक्स ऑफिसर, अरे इनकम टैक्स की बिल्डिंग है ना अपना एस्प्लैनेड में, वहां पे देखना आईआरएस का बड़ा गाड़ी हमेशा सामने लगी रहती है, बत्ती उत्ती सब लगा हुआ, वो आईआरएस लोग होते हैं। ठीक है, वो यूपीएससी के थ्रू सेलेक्ट होते हैं। तो आप भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है। अभी तो कितना 4 है ना, 4 सेमेस्टर। आफ्टर 2 सेमेस्टर जब कंप्लीट हो जाएगा, यूपीएससी की तैयारी चालू कर देना। अगर इस सबसे नई पढ़ाई करना है तो। हाँ करना है तुम दोनों को? नहीं करना है? लिखो नोट नंबर 2, ये नोट नंबर 1 था। नोट नंबर 2 लिखो, ये नोट नंबर 2 लिखना। फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक आता है सीबीडीटी। सीबीडीटी, ठीक है। सीबीडीटी का मतलब हो गया सेंट्रल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सीबीडीटी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। सीबीआईसी, सीबीआईसी फुल फॉर्म क्या है इसका? सेंट्रल बोर्ड ऑफ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। सी फॉर कस्टम्स। जो कस्टम ऑफिसर नहीं होते हैं, कस्टम्स, जो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो वहां पे कस्टम ड्यूटी लगता है, वो ही इसमें आता है। तो कस्टम्स एक्ट आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है, ठीक है, उसके अंदर एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट दो कैटेगरी में डिवाइड है, एक सीबीडीटी और दूसरा सीबीआईसी।
सीबीडीटी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और सीबीआईसी हमारा क्या हो गया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। तो जो आप जीएसटी जीएसटी पे करते हो वो यहाँ पे आता है, वो कहाँ पे आता है, सीबीआईसी में। और जो हम लोग डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं आईटीआर के माध्यम से, एडवांस टैक्स के माध्यम से, वो कहाँ पे आता है, सीबीडीटी में आता है। ठीक है, तो जीएसटी इसका पार्ट है, जीएसटी हम लोग यहाँ पे पे करते हैं, और डायरेक्ट टैक्स हम लोग यहाँ पे पे करते हैं। क्लियर हुआ? डिपार्टमेंट क्लियर हुआ? डिपार्टमेंट क्या, डिपार्टमेंट ने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दो कैटेगरी है, एक है सीबीडीटी और एक है सीबीआईसी। डायरेक्ट टैक्स कहां पे करेंगे, सीबीडीटी में। जीएसटी वगैरह कहां पे पे करते हैं, सीबीआईसी में। ठीक है, इनकी वेबसाइट्स का नाम लिख लो। इनकी वेबसाइट है, ठीक है, इनकम टैक्स इंडिया .gov.in। देखो जीओवी आ गया, मतलब गवर्नमेंट वेबसाइट है। ठीक है, इनकम टैक्स इंडिया .gov.in। इनकी और भी वेबसाइट है, इनकम टैक्स .gov.in। ठीक है, इनकम टैक्स .gov.in। और इनकी लेटेस्ट वेबसाइट एक आई है, e-filing.gov.in। इनकी लेटेस्ट वेबसाइट आई है, क्योंकि ये तो हमेशा हैंग रहता है, काम ही नहीं करता, ये हमेशा कभी काम ही नहीं करता है। तो इनका जो लेटेस्ट आया है e-filing.gov.in, ये भी लिख लो। हाँ, e-filing.gov.in। और याद रखना, गवर्नमेंट की जितनी वेबसाइट्स है ये बनाता है इन्फोसिस वाला। अरे इन्फोसिस एक कंपनी है, आईटी कंपनी है, ये इन्फोसिस वाला ही बनाता है। और कौन सा मदिरा पान पी के बनाता है हमको नहीं पता, पक्का ड्रग्स पी के बनाता है, काम ही नहीं करता वेबसाइट। कोई पता ही नहीं क्या सर्वर है सब। और वैसे ही इन्फोसिस कोई प्राइवेट कंपनी का वेबसाइट बनाएगा बराबर काम करेगा, इसका बनाता है तो काम ही नहीं करता। इसका लिख लो वेबसाइट का नाम। आप टैक्स पढ़ रहे हो, आपको टैक्स वेबसाइट का नाम नहीं पता है तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए वेबसाइट का नाम लिख लो। लिखो सीबीआईसी, cbic.gov.in, cbic.gov.in। ठीक है, दूसरा आपका है gst.gov.in। ठीक है ना, gst.gov.in। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ? आप बताइए, आप काम का लग रहा है नहीं लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा टाइम वेस्ट, तो ऐसा लग रहा है क्या टाइम वेस्ट है? नहीं, चलो बहुत बढ़िया। अब अपने पढ़ते ना, अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट टैक्स था और इनडायरेक्ट टैक्स था, तो इसी से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चालू होता है, सर डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। ठीक है, तो यही से अपने चालू करते हैं। डायरेक्ट टैक्स का आप एक वर्ड सुनोगे, आप जब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस पढ़ने जाओगे, एक वर्ड आता है इम्पैक्ट और एक वर्ड आता है इंसिडेंस। एक वर्ड आएगा इम्पैक्ट। आप कोई भी ऐसे बुक्स वगैरह खरीदोगे ना, टैक्स ये सॉरी लॉ पॉइंट का बुक आता है बढ़िया। आपको अगर टैक्स का बुक पढ़ना है किसी भी लेवल का, किसी भी लेवल का, सीए, सीएस, सीएमए, बीकॉम, तो मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, लॉ पॉइंट का बुक है। मुखर्जी रोड है ना, या डलहौसी मुखर्जी रोड है ना, आर्यन मुखर्जी रोड डलहौसी में, वहां पे लॉ पॉइंट का अपना वो क्या बोलते स्टोर है, वहां से आप बुक लाइएगा। बढ़िया बुक बनाता है वो लोग। लॉ पॉइंट का जो बुक है बहुत अच्छी बुक है, और एक आईआरएस ऑफिसर ही लिखता है उसको, तो कोई छोटा मोटा बंदा नहीं लिखता। यूपीएससी जो क्रैक किया वो लोग लिखते हैं, और जीएसटी ऑफिसर वगैरह भी बुक को लिखते हैं, क्योंकि लॉ पॉइंट एक बहुत बड़ा पब्लिकेशन है, उससे बढ़िया बुक आपको टैक्स में नहीं मिलेगा। तो जब आप लॉ पॉइंट की बुक पढ़िएगा ना, तो वहां पे एक वर्ड मिलेगा इम्पैक्ट ऑन टैक्सेस, और एक वर्ड मिलेगा आपका इंसिडेंस ऑन टैक्सेस। इंसिडेंस ऑन टैक्सेस, इम्पैक्ट का मतलब होता है चार्ज, और इंसिडेंस का मतलब होता है बर्डन। ठीक है, ये लिख लो। तो इम्पैक्ट ऑन टैक्स का मतलब क्या होता है, चार्ज।
और इंसिडेंस का मतलब होता है बर्डन। अब देखो डिफरेंस क्या है, अगर यही चार्ज मैं लॉ में यूज करूंगा, मतलब कंपनी एक्ट या किसी लॉ में यूज करूंगा, तो वहां पे चार्ज का मतलब हो गया गिरवी रखना, मॉर्टगेज होता है ना, मॉर्टगेज। मॉर्टगेज तो लॉ में बोलते हैं चार्ज का मतलब मॉर्टगेज, पर टैक्स में चार्ज का मतलब होता है इम्पैक्ट। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज मेरी इनकम है 10 लाख रुपए, तो टैक्स का चार्ज मेरे ऊपर पड़ेगा या मेरे पड़ोसी के ऊपर पड़ेगा? टैक्स चार्जेबल मेरे ऊपर होगा या मेरे पड़ोसी के ऊपर होगा? मेरे ऊपर होगा, और बर्डन भी मेरे ऊपर होगा। अगर मेरी इनकम, सपोज मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूं, अब मेरा पैकेज है 10 लाख रुपए का, मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूं, मेरा पैकेज है 10 लाख रुपए का, आया बात समझ? तो मैं चार्जेबल होऊंगा या मेरा दोस्त चार्जेबल होगा? कौन चार्जेबल होगा? मैं चार्जेबल रहूंगा। तो इम्पैक्ट ऑन टैक्स मेरे ऊपर आएगा, और इंसिडेंस ऑफ टैक्स भी मेरे ऊपर आएगा। तो चार्जेबल का मतलब जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है, और बर्डन का मतलब जो टैक्स पे कर रहा है। आया समझ? तो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, इम्पैक्ट भी सेम पर्सन पे होता है और इंसिडेंस भी सेम पर्सन पे होता है। जैसे आप सपोज आपकी जॉब लगेगी, ध्यान सुना, अगर आपकी जॉब लगेगी तो आप टैक्स, आपके ऊपर टैक्स का चार्ज भी लगेगा और आपको टैक्स पे भी करना पड़ेगा। ठीक है सर, दोनों का मतलब क्या अलग अलग होता है? नहीं, जब इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाऊंगा ना, तो देखना चार्ज किसी और के ऊपर लग रहा है और टैक्स कोई और पे कर रहा है। पर डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, सेम बंदा होता है, सेम बंदे के ऊपर में इंपैक्ट भी पड़ता है और सेम बंदे के ऊपर बर्डन भी पड़ता है। दूसरा एग्जांपल, मैं कोचिंग सेंटर मैंने कोचिंग सेंटर ओपन किया, यहाँ पे एक फीस आती है, और उस फीस से मेरी क्या होती है, इनकम होती है। अब आप बताओ, मैं इनकम कमा रहा हूं, तो टैक्स भी कौन पे करेगा? मैं पे करूंगा। तो मेरे ऊपर भी इंपैक्ट भी आएगा और मेरे ऊपर इंसिडेंस भी आएगा, मतलब मैं, मेरे ऊपर टैक्स भी चार्ज होगा और मैं टैक्स पे भी करूंगा। तो पर इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली आईटीआर फाइल करूंगा और जो भी टैक्स बनता है मैं पे कर दूंगा। जो भी मेरी इनकम होगी उसके हिसाब से मेरा टैक्स बनेगा और मैं टैक्स पे कर दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपका इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में सिंपली क्या होता है, देखना, सिंपली मैं एक डायग्राम, अभी लिखना मत कुछ, मैं समझा रहा हूं। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स में सेम पर्सन के ऊपर में इंपैक्ट भी आता है और सेम पर्सन के ऊपर में इंसिडेंस भी आता है। मतलब सेम पर्सन चार्जेबल भी है और सेम पर्सन टैक्स भी करेगा। एग्जाम्पल तुम मेरा समझ लो, मैं इनकम जनरेट करता हूं, इनकम अर्न करता हूं, तो मेरे ऊपर टैक्स चार्ज भी होगा और मुझे टैक्स पे भी करना होगा। ये हो गया डायरेक्ट टैक्स, ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। आपका कल को पैकेज होगा, आपकी जॉब लगेगी, आपका पैकेज होगा, तो आपके ऊपर टैक्स चार्ज भी होगा और आपको टैक्स पे भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स का। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हो गया, सिंपली सपोज आपने क्लोथ लिया, सपोज आपने क्लोथ परचेज किया, सपोज आपने कुछ कपड़े परचेज किए, मान लो मॉल से या शॉपिंग किसी से दुकान से आपने क्लोथ परचेज किया। ठीक है, तो आपने ये जो क्लोथ परचेज किया, आपने ये क्लोथ परचेज किया, ठीक है, तो ये जो सेलर होगा, आपने क्लोथ कहां से परचेज किया, सेलर के थ्रू। ये जो सेलर होगा ये क्या करेगा, सिंपली एक बिल जनरेट करेगा। अरे जब आप कपड़े परचेज करोगे तो सेलर आपको बिल देगा, और देखिएगा इस बिल में ना आपका जीएसटी चार्ज किया रहेगा, 12% या 18% हिसाब से जीएसटी। अभी मैं जीएसटी कुछ बताऊंगा ना, क्योंकि ये 5th सेमेस्टर का पार्ट है। आपके आपका जो 4th सेमेस्टर है उसमें जीएसटी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, आपने एक सपोज कपड़ा परचेज किए, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, तो सेलर ने आपको एक बिल दिया और उस बिल में जीएसटी चार्ज किया जाएगा। ठीक है, अब ध्यान समझना, ये जो बिल है ये कौन पे करेगा, सेलर। बिल कौन पे करेगा, कौन बिल पे करेगा, कस्टमर पे करेगा। जब कस्टमर ने बिल पे किया और इसी बिल में क्या चार्ज किया हुआ था, जीएसटी, तो अल्टीमेटली जीएसटी किसने पे किया, जीएसटी किसने पे किया, कस्टमर। तो जो भी जीएसटी चार्ज किया जाता है वो कौन पे करता है, कस्टमर। तो बर्डन किसके ऊपर में आ गया,
कस्टमर के ऊपर में बर्डन आ गया। आया सामने। लेकिन जीएसटी चार्ज किसके ऊपर किया गया था? सेलर के ऊपर में। जीएसटी देखो ना, जब मान लो मैं सेलर हूं, तो जब मैं बिल बनाऊंगा तो मुझे जीएसटी ऐड करना पड़ेगा, तो मेरे ऊपर चार्ज किया गया, लेकिन जीएसटी मैं नहीं पे करूंगा। अल्टीमेटली जीएसटी कौन पे करेगा? कस्टमर पे करेगा। आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस करके लाते हो, उसमें लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। अरे बिस्किट का पैकेट लो या मैगी का पैकेट लो, कुछ भी आप चॉकलेट का कुछ भी खरीदो आप, उसमें लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो अगर सपोज 10 रुपया, मान लो आपने चिप्स का पैकेट लिया, चिप्स का पैकेट का दाम है 10 रुपया, आप कोई पैकेट पलट के देखना, वहां पे लिखा रहेगा इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो जो आप 10 रुपया पे करते हो, उस 10 रुपया में टैक्स भी है। तो जीएसटी कौन पे करता है? सेलर पे करता है या कस्टमर पे करता है? कस्टमर पे करता है। तो पे करने का बर्डन किसके ऊपर में है? कस्टमर के ऊपर। चार्ज करने का चार्ज कौन करता है? आप 10 रुपया किसको देते हो? सेलर देते हो। सेलर क्या करेगा? उसमें से कुछ पैसे का जीएसटी बनेगा, वो किसको जमा कर देगा? गवर्नमेंट। तो सिंपली क्या हो रहा है ना, सिंपली बीच में आ जा रहा है बेचारा सेलर, ठीक है ना। ये क्या करता है? कस्टमर से, ये क्या करता है? कस्टमर से क्या कलेक्ट करता है? जीएसटी। कस्टमर से क्या कलेक्ट करता है? जीएसटी। और किसको पे करेगा? गवर्नमेंट को। ठीक है ना। तो सेलर पे आ गया आपका इंपैक्ट ऑन टैक्सेस। सेलर के ऊपर में क्या आ गया? इंपैक्ट ऑन टैक्सेस। और कस्टमर के ऊपर में क्या आ गया? इंसिडेंस बोल दो या बर्डन, बर्डन ऑन टैक्सेस, सिंपली। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? सेम। अच्छा, यहां पे 2 पर्सन हो गए ना, सेलर हो गया 1 पर्सन, ये हो गया 1 पर्सन, और कस्टमर हो गया सेकेंड पर्सन, है ना। इसमें सेकेंड पर्सन हो गया। तो इनडायरेक्ट टैक्स में चार्ज होता है 1 पर्सन पर और बर्डन पड़ता है दूसरे पर्सन पर। आया बात समझने। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? सेम पर्सन के ऊपर में चार्ज भी पड़ेगा और सेम पर्सन के ऊपर में बर्डन भी पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो डायरेक्ट टैक्स का सिंपल डेफिनेशन बता सकते हो कि डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जहां पर सेम पर्सन के ऊपर में टैक्स चार्जेबल भी होगा और सेम पर्सन के ऊपर में टैक्स का बर्डन भी होगा। और इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जहां पर एक पर्सन के ऊपर में इंपैक्ट पड़ेगा और दूसरे पर्सन के ऊपर में बर्डन पड़ेगा। सिंपल डेफिनेशन। क्या मेरा टैक्स अपने पड़ोसी के ऊपर शिफ्ट कर सकता हूं? मैंने अपने पड़ोसी को बोला चलो हमारा तुम्हारा रिलेशन तो काफी अच्छा है, चल भाई तू पे कर देना इस बार। कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। डायरेक्ट टैक्स तो मुझे ही पे करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट टैक्स में कोई शिफ्टिंग नहीं होता है। पर इनडायरेक्ट टैक्स में शिफ्टिंग हो रहा है ना। सेलर सेलर अपना टैक्स किसको शिफ्ट कर रहा है? कस्टमर को शिफ्ट कर रहा है। अरे बिल किसने क्रिएट किया? गवर्नमेंट बोलता है ना। गवर्नमेंट पता क्या बोलता है सेलर को? हम तुमको पहचानते हैं, हम कस्टमर को नहीं पहचानते। आया वैसा ना। गवर्नमेंट तुमसे कभी गवर्नमेंट आती टैक्स लेने? गवर्नमेंट किससे आती टैक्स लेने? सेलर। इसलिए तो हर दुकानदार एक सीए रखा है जीएसटी संभालने के लिए। तो गवर्नमेंट बोलता है हम कस्टमर को नहीं पहचानते, हम तुमको पहचानते। गवर्नमेंट सेलर को बोलता है हम तुमको पहचानते हैं, हम कस्टमर को नहीं पहचानते, हम तुमसे टैक्स लेंगे, तुम ले लेना कस्टमर से। तो गवर्नमेंट किससे टैक्स चार्ज कर रही है? सेलर से। सेलर किससे टैक्स चार्ज कर रहा है? कस्टमर से। तो गवर्नमेंट का चार्ज हुआ सेलर पर और सेलर ने किससे चार्ज कर लिया? तो सेलर अपना टैक्स इससे चार्ज किया। देखो सिंपल, गवर्नमेंट ने सेलर से लिया, सेलर ने कस्टमर से लिया। तो सेलर के ऊपर जो टैक्स बनता था, सेलर ने वो टैक्स किसके ऊपर शिफ्ट किया? कस्टमर के ऊपर शिफ्ट किया। तो इनडायरेक्ट टैक्स में शिफ्टिंग पॉसिबल है, पर डायरेक्ट टैक्स में शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? एक बार डिफरेंस लिख ले अपने लोग, हेडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। लाइव एट होम स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। लाइव एट होम स्टूडेंट। यस सर, समझ आ रहा है सर। ओके। लिखो तो, 2 कॉलम बनाओ।
इनडायरेक्ट टैक्स। अजीत, मोनिका, श्रेष्ठा, आर्यन, आपको समझ में आ रहा है? आप जी लोग को, सर, जी यस सर। सर। हाँ सर। आप लोग को समझ में आ रहा है? हाँ सर। हेलो, माइक ओपन करके बोलना पड़ेगा आपको। समझ आ रहा सो है गया? सर। श्रेष्ठा, आपको समझ में आ रहा है? इसका तो माइक कनेक्ट ही नहीं है क्या इसका? ठीक है, चलो लिखो। नंबर 1, बोलने के लिए माइक माइक ओपन करना पड़ता है। पता चला बोल दिया, मुझे सुना ही नहीं पड़ा। माइक ओपन करके बोलेगा तुम लोग। लिखो, डायरेक्ट टैक्स, यहां पे लिखना, हियर टैक्स इज डायरेक्टली imposed on individual और entities। भाई डायरेक्ट टैक्स पर्सन भी पे करता है और डायरेक्ट टैक्स बिजनेस वाले भी पे करते हैं, जिनको अपने कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। अरे एक कंपनी भी तो पूरे साल भर पैसा कमाती है, तो उसको भी तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो डायरेक्ट टैक्स हम और आप भी पे करते हैं और कंपनी भी पे करती है। ठीक है? बेस्ड ऑन बेस्ड ऑन based on their income based on their income or profits based on their income or profit based on their income or profit। नेक्स्ट लिखिएगा, सॉरी नंबर 1 होगा, हियर टैक्स इज लिविड या चार्ज, LEVIED, लिविड, LEVIED, लिविड या चार्ज बोल दो ना, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। भाई जीएसटी किसके ऊपर लगता है? गुड्स एंड, जीएसटी का नाम ही है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, हियर टैक्स इज लिविड या चार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज collected by the seller collected by the seller collected by the seller। जीएसटी कौन कलेक्ट करता है? जीएसटी कौन कलेक्ट करता है? सेलर कलेक्ट करता है, सिंपली। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, डायरेक्ट टैक्स कौन पे करता है? डायरेक्टली पेड बाय एसएससी टू द गवर्नमेंट। इनडायरेक्ट टैक्स कौन पे करता है? इनडायरेक्ट टैक्स एक्चुअल में पे करता है कस्टमर, किसके हेल्प के थ्रू? सेलर के हेल्प के थ्रू। वही चीज लिखना, पेड डायरेक्टली by the taxpayer, paid directly by the taxpayer, paid directly by the taxpayer to the government, to the government। पॉइंट नंबर 2 लिखना है यहाँ पे, इनिशियली लिखो, इनिशियली पेड बाय द कस्टमर
टू द सेलर, कस्टमर किसको पे करता है, सेलर को, एंड सेलर विल पे टू द गवर्नमेंट। इनिशियली कौन पे करता है, कस्टमर किसको पे करेगा, सेलर को, और सेलर किसको पे करेगा, गवर्नमेंट। यहाँ पे दो पार्टी हो गया ना, तो अल्टीमेटली देखो चाहे डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स में आप गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे कर रहे हो, इनडायरेक्ट टैक्स में आप गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली पे करो, किसके माध्यम से, सेलर के माध्यम से, ठीक है। पॉइंट नंबर सर एक क्वेश्चन है लिखो, ऑन द सेम पर्सन, सर। ऑन द सेम पर्सन impact on taxes and incidence on taxes both is applicable, both is applicable, सेम पर्सन पर applicable है, इम्पैक्ट भी सेम पर्सन पर पड़ेगा और इंसिडेंस का, इंसिडेंस का मतलब बर्डन, तो सेम पर्सन पे इम्पैक्ट भी पड़ेगा और सेम पर्सन पर बर्डन भी पड़ेगा, यहां पर लिखना, ठीक है। impact on taxes, impact on taxes is applicable to one person, applicable to one person, and incidence मतलब burden, burden on taxes is applicable to another person, सिंपली अनदर पर्सन के सामने लिख देना कस्टमर, और यहां पर इंपैक्ट में जो वन पर्सन था ना, इसके लिख देना सेलर, सेलर यहां पर लिख देना। तो चार्ज पड़ता है सेलर के ऊपर में, पर इंसिडेंस पड़ता है कस्टमर पे। सिंपली हम 10 रुपए, अगर हम 10 रुपए की चिप्स परचेज करते हैं तो वो 10 रुपए में टैक्स इंक्लूड रहता है, हमने 10 रुपया दिया सेलर को, सेलर बाद में टैक्स पे कर देगा गवर्नमेंट को, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 एग्जांपल लिख लेना यहाँ पे, एग्जाम्पल क्या होगा डायरेक्ट टैक्स का, हाँ ITR, इनकम टैक्स, है ना। आपका एग्जाम्पल्स क्या हो गया, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, अरे कंपनी का भी तो इनकम होता है साल भर का, वो भी तो टैक्स पे करता है, लिखो इनकम टैक्स। नेक्स्ट लिखो कॉर्पोरेट टैक्स, आपको पता ना प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, अरे प्रॉपर्टी टैक्स वो डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है ना। वेल्थ टैक्स लगता है, प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स, लिखो फटाफट, प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है ना, वेल्थ टैक्स, ठीक है, और भी एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल लिखो, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल लिखो, सबसे पहले जीएसटी, दूसरा वैट, वैल्यू एडेड टैक्सेस, तीसरा कस्टम्स ड्यूटी, याद है ना, कस्टम ड्यूटी। हमारे इंडिया में क्या वैट है या खत्म हो गया, हाँ कौन कौन बोला तुम लोग खत्म हो गया, कौन बोला खत्म हो गया, एक सुर में पूरा क्लास बोला है, मेरा गला सूख गया कि हम ही गलत है क्या पूरे इस क्लास में। कभी पेट्रोल भरवाया है तुम लोग, नहीं भरवाया, तुम भरवाया, बिल पड़ा है, पढ़ना एक बार, मानेगा क्यों नहीं देगा, हाँ देगा क्यों नहीं देगा, बिल तुम लोग मांगते नहीं, तुम लोग जल्दबाजी में रहते हैं, रेस रहता है कि पीछे, हाँ, उसको भगा, उसको पीछे करना है। ठीक है।
हाँ, एक्चुअल में ना 5 पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी से बाहर करके रखा गया है। ठीक है, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जीएसटी नहीं लगता है। आज भी स्टेट गवर्नमेंट ही टैक्स लाती इन द नेम ऑफ वैट। आया बात सामने? सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है उस पर जीएसटी लगे जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट का बेनिफिट हो। वैट वाले बोलते हैं ना, मतलब स्टेट वाले बोलते हैं ना, इधर ही रहेगा। तो आज भी पढ़ेगा, 4th सेमेस्टर जाने दो, 5th सेमेस्टर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अपने। ठीक है ना? वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, तुमको लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट लॉस पसंद करती है? ये लोग अपना कुछ ना कुछ अंदर में तिगड़म बिला रहे हैं कि कैसे 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऊपर क्या लाया जाए। चलो ठीक है, वैट लगता है नहीं लगता अनदर क्वेश्चन, हम बाद में इस पर डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल में तो आएगा ना, वैट आएगा, कस्टम ड्यूटी आएगा, जीएसटी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। तो एक बार सिंपली मुझे समझा दो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, समझाओ, कोई समझाएगा पीछे में? स्नैपचैट, ईशा बोलिए। एकदम एक्टिव यूजर है स्नैपचैट का। कितना पैसा देता तेरे को? सबके सामने? अच्छा, सबके सामने स्नैपचैट करती तो बुरा नहीं लगता, और मैं सबके सामने बोल दिया तो बुरा लग रहा है, इसलिए तो बोल रहा हूँ ना। घर जाकर रिकॉर्डिंग सुनना। ईसा की दोस्त, तुम्हारा नाम क्या? इशिका? इशिका, ईशा, इशिका। अच्छा, बोलो। दीपिका, उसको माइक लगा पीछे से, तो आवाज नहीं आ रहा है, बोल। डायरेक्ट टैक्स में सुनो, डायरेक्ट टैक्स में बर्डन किसके ऊपर आता है? सेम पर्सन या अनदर पर्सन, और इंसिडेंस भी सेम पर्सन पर, इम्पैक्ट भी सेम पर्सन पर। ठीक है, एग्जाम्पल तो डायरेक्ट टैक्स का देखना मत, इधर ही आई कॉन्टेक्ट। एग्जाम्पल, हाँ हाँ, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। चार्ज किए जीएसटी के नाम पे, ठीक है। दो डिपार्टमेंट नाम बता, रेवेन्यू का 2 डिपार्टमेंट है ना, नाम बता उसका। और सीबी फुल फॉर्म बता। भाई आप बताना, ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसके अंदर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, वित्त मंत्रालय के अंदर आता है। ठीक है, दीपिका तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारे से पूछे आज, छोड़ दो ज्यादा हो जाएगा। क्या पढ़ाया मैंने? अच्छा, इम्पैक्ट ऑन टैक्स का मतलब क्या होता है? चार्जेस। और इंसिडेंस का मतलब क्या होता है? बर्डन। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ किससे पूछना था? आपसे पूछना, ठीक है पूछ ले रहा हूँ। अच्छा, सेम क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, चलो बताओ तो। चलो सामने आंसर है, ठीक है, लेकिन देखने नहीं देंगे। 2 डिफरेंस बताना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। हाँ, देखना मत। डायरेक्ट और हिंदी, भोजपुरी, बंगाली सब चलेगा। क्यों, लैंग्वेज है, बोल सकते हो। बोलो बोलो, कुछ जो भी जो समझ में आता बोलो, सुन लेंगे हम। बोलो। अच्छा, टैक्स, टैक्स कहाँ से डिराइव किया गया? हाँ, द वर्ड टैक्स इज डिराइव फ्रॉम, टैक्स वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया, किस भाषा से डिराइव किया गया? हाँ, क्या पढ़ाई करते हैं तुम लोग बाबू, तुम लोग बताना तो। लैटिन क्या बोलते हैं अपने को? टैक्सो मतलब क्या होता है? रेट होता है। हम्म। कहाँ जिंदा हो तुम लोग? चल ईशा बता, इनकम टैक्स एक्ट का ईयर बता, एक्ट का ईयर। हाँ, अच्छा, रूल,
290 क्या मतलब? हम बुराई नहीं कर रहे, बस ये बताना चाहते हैं क्लास में एक्टिव रहो। स्नैपचैट बेंच के नीचे नहीं चलेगा, हाँ चलना भी नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट टॉपिक, आज का लास्ट टॉपिक। ईसा बोले आज सर आज मेरे को टारगेट किए हैं। अच्छा, जिस स्टूडेंट को टारगेट करते हैं ना वो क्लास छोड़ देता है, तो क्लास छोड़ने वाले हो क्या? पैसा देकर क्लास छोड़ना। लिखो 5 हेड्स ऑफ इनकम। नेक्स्ट टॉपिक, हाँ 5 हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास इनकम का 1000 सोर्स है, 100 सोर्स है, तो उनको बोलना 75 सोर्स है, 1000 रहे 2000 रहे, आओगे तो 5 कैटेगरी में ही आओगे, तो 5 कैटेगरी में, ठीक है। मैं 1 बाई 1, अगर मैं जॉब करूंगा तो मेरी क्या होगी? सैलरी, ठीक है। क्या होगी? सैलरी, वो इनकम का एक सोर्स हुआ। अगर मैं बिजनेस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट, वो इनकम का दूसरा सोर्स हुआ। जैसे ये हमारे जो ओनर है जहां पे मैं क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, इनका रेंटल बिजनेस है, इनकी बहुत सारी बिल्डिंग है, ये सारे बिल्डिंग में क्या करते हैं, सारे रूम को रेंट पे देते हैं और अच्छा खासा पैसा अर्न करते हैं। तो उनकी जो इनकम आ रही है वो रेंटल इनकम आ रही है, तो उनका वन ऑफ द सोर्स हो गया। वो भी बिजनेस ही कर रहे हैं, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी वाला बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, रेंटल इनकम का अनदर सोर्स हो गया। 3 सोर्स फटाफट याद करते हैं। पहला, अगर मैं कहीं पे जॉब करूंगा, पूछूंगा तुमसे, ठीक है, अगर मैं कहीं पे जॉब कर रहा हूं तो सैलरी, ठीक है। अगर मैं खुद का बिजनेस कर रहा हूं, जैसे मैं कोचिंग सेंटर चला रहा हूं, काइंड ऑफ वोकेशनल बिजनेस है, तो मेरी क्या होगी? प्रॉफिट होगी। तो ये वन ऑफ द सोर्स हो गया बिजनेस इनकम। एक सोर्स हो गया आपका सैलरी इनकम, एक सोर्स हो गया आपका बिजनेस इनकम, ठीक है। मेरे जो ओनर है, जो मेरे बिल्डिंग के ओनर है, इनका अपना बिजनेस है रेंट वाला, ठीक है, पर इनको अलग से बिजनेस इनकम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रेंटल इनकम। इसको सिंपली बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हो गया मेरे। सिंपल, अपने को एज्यूम करना आपकी जॉब लगी है तो सैलरी, जॉब नहीं करते तो क्या करते? बिजनेस, तो बिजनेस इनकम। जॉब भी नहीं कर रहे हो, बिजनेस नहीं कर रहे, बाप दादा का प्रॉपर्टी पड़ा है, रेंट पे चढ़ा दो। क्या आया ना? क्या हो गया? रेंटल इनकम। 3 तो याद हो गया। चलो चौथा, चौथा, ठीक है। दादाजी जब बेचारे एक्सपायर हुए, तिजोरी खोला गया, रिलायंस का शेयर निकल गया, है ना। लिए थे 1975 में, सॉरी कंपनी कब खुली थी? सॉरी 1985 में लिए थे। कब लिए थे? 1985 में लिए थे, और आपने बेचा 2024 में। 1980 का शेयर या 1990 का शेयर अगर आज 2024 में बेच रहे हो, तो भिखारी से क्या बन जाओगे? अरबपति तो बनी जाओगे आराम से। गलती से अगर 100 शेयर होगा तो 10 होगा तब भी अच्छा खासा पैसा आ जाएगा। आया बात सबने? क्योंकि आपको पता है जो अडानी का शेयर 1990 में खरीदा था 100 रुपए का, आज की वैल्यूएशन पता है कितनी है? 24 लाख आज की वैल्यूएशन है। जिसने अडानी के कंपनी में 1990 में 100 रुपया लगाया था, आज का वैल्यूएशन है 24 लाख। और सोचो जिसने 1 लाख रुपया लगाया होगा, अपने भी नहीं सोचेंगे, दुख होता सोच करके, काश पैदा हो जाते 1990 में। पैदा ही नहीं हुए तो लगाएंगे कहां से? ठीक है, छोड़ दो। तो दादाजी का शेयर था 1990 में, सुनो, दादाजी का शेयर था 1990 में, उन्होंने खरीदा था, तिजोरी में बंद किया था। अब बोले मेरे जाने के बाद ये तोहफा होगा, लोग रोएंगे, शेयर को देखते हंसना स्टार्ट कर देंगे, तो रोना भूल जाएंगे। तो ऐसा उन्होंने कुछ हिसाब लगाया था कि किसी को रोने नहीं देंगे, खुशी खुशी लेके जाएगा कंधे पे शेयर को लेते हुए। आया बात सबने? तो शेयर 1990 का था, अब बेचा कब गया? 2024 में। इनकम आएगी ना, ऐसी इनकम को बोलते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। क्या बोलते हैं? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। दादी बोलती हम भी पीछे नहीं रहेंगे, हम भी जाएंगे, मेरा भी तिजोरी खोल लेना तुम लोग। वो तिजोरी खोला गया दादी का, पूरा सोना से भरा हुआ था, और उसमें 2-4 ठो हीरा उरा भी था। आया बात सबने? तो दादी को भी कंधे पे लोग ले जा रहे खुशी खुशी, लेकिन तिजोरी साथ में। आया बात सब? फेंकना मत, रखना।
भाई वो तिजोरी को जो बेचोगे 2024 में अच्छा खासा पैसा आएगा, उनका ज्वेलरी वगैरह। और पता पहले का सोने का वैल्यू भी बहुत भयानक है, वो एंटिक्स में आ जाते हैं ना, और अलग ही सोना होता था। अब सोचो अगर 1 लाख रुपया वैल्यूएशन अगर 1970 में होगा या 1980 में होगा या 60 में होगा, तो 2024 में भयानक भयानक वैल्यूएशन होगा। तो वो जो इनकम आई उसको क्या बोलते हैं? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो चार इनकम। पहले अपने आप को एज्यूम करना कि मैं जॉब कर रहा हूं, तो कौन सी इनकम होगी? सैलरी। जॉब नहीं करोगे तो बिजनेस करोगे, कौन सी इनकम आएगी? बिजनेस इनकम। इसको पीजीबी भी बोलते हैं, पढ़ाऊंगा भाई, याद करा दूंगा वर्ड। अपने क्या करेंगे? बिजनेस इनकम। या छोड़ो, बाप दादा की प्रॉपर्टी है, रेंट पे चढ़ा दिए, रेंटल इनकम। ठीक है, 3 हो गया। ठीक है, दादाजी का 1980 का शेयर हमने 2024 में बेच दिया, तो कौन सी इनकम आएगी? कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। दादी की ज्वेलरी थी, बेच दिया 2024 में, इनकम फ्रॉम कैपिटल। ठीक है, आपका सेविंग अकाउंट है, आपका सेविंग अकाउंट है, उस सेविंग अकाउंट में आपका पैसा या पापा का पैसा है? आंसर देना, सच बोलना। अपना है। इसके पहले भी तो सेविंग अकाउंट होगा, सबका तो अपना नहीं होगा। सबका, आपका किसका पैसा है? नॉर्मली सेंस में बात करो, पापा का। नॉर्मल सेंस में बता रहा हूं, पापा का है ना। उस पर कुछ इंटरेस्ट आता होगा। हाँ, वो नंबर में बता, दुख होता सुन करके 3%, 2.5% छोड़ दे उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है वो इनकम है कि नहीं इनकम है? वो जो इनकम आ रही है, सपोज पापा ने आपके नाम पे एफडी करवा दिया, सपोज पापा ने आपके नाम पे एफडी करवा दिया, लोग करवाते हैं ना, बच्चे के नाम पे एफडी करवा देते हैं। अब हर साल उस पर क्या आएगी? इंटरेस्ट आएगी। वो जो इनकम आती है उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। उसको क्या बोलते हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। 5 सोर्स हो गया, याद करते क्लास में। पहला, मैं जॉब कर रहा हूं, सैलरी इनकम। जॉब नहीं करता तो बिजनेस करता, कौन सी इनकम? बिजनेस इनकम। बाप दादा की प्रॉपर्टी था, रेंट पे लगा दिया, रेंटल इनकम, रेंटल इनकम। ठीक है, उसके बाद दादा दादी का शेयर ज्वेलरी जो भी था उसको मैंने बेच दिया 2024 में, कौन सी इनकम? कैपिटल गेन इनकम। पापा ने मेरे नाम पे एफडी किया था, उससे हर महीने मेरे अकाउंट में इंटरेस्ट आ रहा है, वो कौन सी इनकम? अदर सोर्स इनकम। क्लियर हुआ? तुम लोग को स्कॉलरशिप मिलता है ना, वो कौन सी इनकम? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। करोड़पति में जाएगा, कौन बनेगा करोड़पति? हाँ, गलती से तुक्का उक्का मार के तुम लोग कुछ पैसा जीत लिया, वो जो इनकम आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। बेटिंग वेटिंग चलता है ना, उस पर जो इनकम तुम लोग कमाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्लियर हुआ? मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एक पर्सन का पांचों इनकम पॉसिबल है? क्या एक पर्सन का पांचों इनकम पॉसिबल है? मेरे जीता जागता मेरे पास सबूत भी है। मेरे एक भैया है, उनका पांचों पॉसिबल है। भाई साहब गजब का बंदा है, डेलॉयट में काम करता है। डेलॉयट में, एमएनसी कंपनी है ना डेलॉयट, ठीक। अरे जिसकी शादी होने उसी की बात कर रहा हूँ डेलॉयट में काम करते हैं, मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, 2 दिन का छुट्टी होता है। ठीक है ना, कोचिंग सेंटर खोल के रखे हैं अपने घर के नीचे में ही, 2 दिन खुद पढ़ाते हैं, 5 दिन टीचर हायर कर रखे हैं, वो जेईई का तैयारी करवाते हैं। समझा मेरा बात? साइंस बैकग्राउंड से। तो सैटरडे संडे खुद पढ़ाएंगे, 5 दिन तो ऑफिस में जाते हैं, तो सुबह शाम क्लास ले लेते हैं, दिन में टीचर को हायर रखे हैं, वो क्लास करवाता है। बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे कर रहे हैं। कोई एक दिन कर रहे हैं या पूरा साल भर कर रहे हैं? अरे मेरा कोचिंग पूरा साल भर चल रहा है या एक दिन चल रहा है? भगवान करे साल भर चले, तुम लोग दुआ करना मेरे लिए। ठीक है, साल भर चल रहा है, तो ये मेरा बिजनेस हो गया। मेरा क्या हो गया? बिजनेस हो गया। ऐसे ही भैया का डेलॉयट से सैलरी आती है हर महीने, और हर महीने उनका फीस भी आता है स्टूडेंट से। तो सैलरी आएगी तो सैलरी वाले में जाएगा, और बिजनेस से जो इनकम आ रहा है वो बिजनेस इनकम में जाएगा। उनके उनका खुद का 2-4 तो फ्लैट फ्लैट वगैरह भी है, वो रेंट पे लगा के रखे हैं, उससे भी हर महीने क्या आ रहा है? रेंट आ रहा है, तो वो रेंटल इनकम हो गया। आया समझ? उनका एफडी वगैरह भी है, तो इंटरेस्ट कमा रहे हैं, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आ रहे हैं, है ना। और एज्यूम कर लेते हैं उनके एंसेस्टर कुछ छोड़ कर गए थे और उन्होंने बेच बेच दिया, तो उनकी क्या हो गई? कैपिटल है। तो पॉसिबल है। और हम चाहते हैं आप लोग का भी पांचों कैटेगरी चले। आ रहा है वैसा? नहीं, ये मैं चाहता हूँ सिंपली। तुम लोग नहीं चाहता मेरे लिए? बोल लो भाई। हाँ हाँ, ऐसे थोड़ा 1-to-1 होना चाहिए। ठीक है, लिखते हैं अपने फटाफट। ठीक है, लिखो 5 हेड्स ऑफ इनकम।
सबसे पहले क्या एज्यूम करना है, क्या एज्यूम करना है, सैलरीज। सैलरीज, ठीक है। सैलरी कौन कमाएगा, अरे सैलरी कौन कमाता है, इंप्लॉय या इंप्लॉयर, इंप्लॉय, ठीक है। मैं एग्जांपल लिखते जाऊंगा साइड साइड। सैलरी, दूसरा क्या आएगा अपना, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस थर्ड नंबर पे आता है, बिजनेस थर्ड नंबर पे आता है। इनकम फ्रॉम, इसी सीक्वेंस में एग्जाम में भी लिखना है, इसी सीक्वेंस में, पहले सैलरी बाद में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसको नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, रेंटल इनकम। क्या बोलते हैं, रेंटल इनकम, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को अपने क्या बोलते हैं, रेंटल इनकम, ठीक है। ब्रैकेट लिख देना एचपी, ब्रैकेट में क्या लिख देना, एचपी, लैपटॉप नहीं, हाउस प्रॉपर्टी, एचपी मतलब हाउस प्रॉपर्टी। पॉइंट नंबर थर्ड लिखो, प्रॉफिट्स एंड गेन्स, डिफरेंस है, प्रॉफिट अलग होता है, गेन्स अलग होता है। जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा उसी समय क्लियर करूंगा। प्रॉफिट अलग है, गेन्स अलग है। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, और प्रोफेशन। प्रोफेशन क्यों आ गया, अगर आप सीए बनोगे खुद का फर्म होगा, लॉ बनोगे तो खुद का फर्म होगा ना, तो वो जो प्रोफेशनल इनकम हो गया। इसको सिंपली अपने बोलेंगे बिजनेस इनकम। कौन सी इनकम बोलेंगे, बिजनेस इनकम। याद रखने का तरीका बता रहा हूं, पहला एम्प्लॉय थे, दूसरा बिजनेसमैन थे, सॉरी सॉरी रेंटल इनकम मतलब ओनरशिप वाला, और तीसरा क्या हो गया हमारा, बिजनेस इनकम। चौथा लिखो, 4 नंबर लिखो। अच्छा इसको शॉर्ट में लिखो, पीबीजीपी, इसको लिखो पीजीबीपी, पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, पीजीबीपी। और सच बताओ ना, सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये सब इजी है। सबसे ज्यादा अगर कोई माथा खाता है तो यही वाला पीजीबीपी। तो अगर डायरेक्ट टैक्स में सबसे टफेस्ट टॉपिक मेरे से पूछो तो पीजीबीपी है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, और बीकॉम लेवल में कुछ भी नहीं है, इंटर इंटर पढ़ोगे तो सर का बाल तो खत्म ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, हाँ थोड़ा सा टफ है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। नेक्स्ट लिखो, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, ठीक है। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं अपने, सीजी, कैपिटल गेन। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीजी, कैपिटल गेन। और 5 नंबर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ठीक है। इसको अपने बोलते हैं रेसिडुअरी इनकम, रेसिडुअरी इनकम मतलब जो इन चारों में नहीं आएगा वो कहां पे आएगा, 5 में। अरे सपोज ना आप सैलरी से कमा रहे हो, ना आप हाउस प्रॉपर्टी से कमा रहे हो, ना आप बिजनेस से कमा रहे हो, और ना आप कैपिटल गेन से कमा रहे हो, तो कहां पे डाल देंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सपोज एक ऐसी इनकम आ रही है जो सैलरी का पार्ट नहीं है, जो बिजनेस इनकम का पार्ट नहीं है, जो रेंटल इनकम का पार्ट नहीं है, जो कैपिटल गेन का पार्ट नहीं है, तो किसका पार्ट होगा, अदर सोर्स का पार्ट। अदर सोर्स मतलब जो 4 का पार्ट नहीं होगा वो किस में जाएगा, अदर सोर्स में जाएगा, ठीक है। तो एक बार मेरे को फटाफट बोल दो, कितने इनकम के हेड है। कोई भी बंदा अगर बोलता है कि मेरा 100 इनकम का सोर्स है, 1000 इनकम का सोर्स है, तो अपने को बोलना है भैया 2 लाख इनकम का सोर्स हो, लेकिन आओगे तो 5 ही कैटेगरी में आओगे, तो 5 हेड में ही आओगे, 5 कैटेगरी में आओगे। पहला कैटेगरी नाम क्या है, सैलरी। दूसरा कैटेगरी का नाम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरे कैटेगरी नाम है इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। चौथे का नाम है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। पांचवे का नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। फटाफट बोलो मेरे साथ, बोला सैलरी, सैलरी, ठीक है। रेंटल इनकम, सिंपल, सैलरी, रेंटल इनकम, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस।
क्या सेम पर्सन का 5 हेड पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। जरूरी नहीं है कि 5 हेड के लिए 5 पर्सन चाहिए, सेम पर्सन का पांचों हेड पॉसिबल है। ठीक है, आज के लिए इतना आने दें। ठीक है, थैंक यू।